नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस बार यूँ तो पेपर आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न कहीं ना कहीं सेम रहता है, क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे आपका पठन है, आपको पैसेज रीड करके आंसर्स करने हैं, देन बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। बस डिफरेंस इतना है, वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिए होंगे। एंड ग्रामर एक पोर्शन है जो कि नहीं आएगा इस बार, दैट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, जो आपका लेखन का होता है, पत्र लेखन एंड आपको सेंटेंसेस लिखने होते हैं अबाउट अ टॉपिक, निबंध वगैरह, वो सब नहीं होगा। बाकी पूरा आपका क्वेश्चन पेपर में होगा। कई स्कूल्स में तो ऐसा देखा गया है कि ओरल टेस्ट भी हो रहे हैं, अलग अलग केवी अलग अलग चीज़ तरीके से बच्चों को असेस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा केवी में क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बता के ही चलूँगी। तो सबसे पहला है आपका अपठित गद्यांश, इसको पढ़ेंगे एंड देन आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो मानव के स्वास्थ्य का हृदय से सीधा संबंध है। हृदय, दिल जिसे आप बोलते हैं, उससे सीधा संबंध होता है आपके स्वास्थ्य का। आयुर्वेद में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए आचार विचार और आहार व्यवहार को संतुलित व संयमित रखना अत्यंत आवश्यक बनाया गया है। अगर आपको हृदय को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको आचार विचार अपने अच्छे रखने पड़ेंगे, व्यवहार भी अच्छा रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है। वर्तमान समय में चिकित्सक, वैज्ञानिक और हृदय रोग विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर देते हैं कि मात्र संतुलित आहार और नियमित व्यवहार ही हृदय को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु उचित व अनुशासित व्यवहार, मानसिक सुख, शांति और संतोष भी नितांत आवश्यक है। आप अच्छा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे आपका जो हृदय है वो हेल्दी रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप फ्री फ्रॉम स्ट्रेस भी होना चाहिए आपको, एंड मानसिक सुख, शांति, संतोष सब ज़रूरी है। इन सब की कमी के कारण ही वर्तमान शताब्दी में हृदय रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत बढ़ गई है। शांति नहीं है लोगों को, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, इससे क्या है, हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष कई लाख व्यक्तियों की मृत्यु हृदय रोग के कारण हो जाती है। आज भी करोड़ों व्यक्ति हृदय रोग के कारण मृत्यु की आशंका से ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। तो एक अपठित गद्यांश आपको दे दिया, अब इसके बेस पर क्वेश्चंस होंगे। और देखिए क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी उतने ही कारगर है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से, आचार विचार से, हृदय से, आहार व्यवहार से, तो आपने पढ़ा है उसमें हृदय से। नेक्स्ट इस वर्तमान शताब्दी में हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या का क्या कारण है? नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, मानसिक सुख, शांति एवं संतोष की कमी, अनुशासित व्यवहार। तो ये मानसिक सुख नहीं है लोगों को, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो ये कारण है हृदय रोगियों की संख्या बढ़ने का। प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु का क्या कारण है? आयुर्वेदिक का ज्ञान ना होना, हृदय रोग, अनुचित व्यवहार करना, असंतोष की प्रवृत्ति। तो हृदय रोग एक मेन कारण है उसका। आज करोड़ों लोग किससे आशंकित होकर जीवन जी रहे? हृदय रोग की आशंका से। सो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? समास आप जरूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 8th क्लास के लिए। 100% क्वेश्चन आते हैं इसमें, अभी तक भी आए हैं और ऑनलाइन एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। शताब्दी यानी कि 100 चीज़ों का 100 वर्षों का समूह, और जिस भी शब्द में आगे कोई संख्या आ जाए, शताब्दी या फिर आप कहिए चारपाई, 4 पैरों का जो वो होता है समूह, उसमें कौन सा समास होता है? हमेशा द्विगु समास होता है। देखिए द्वि में भी आगे संख्या आ रही है, द्वि मतलब 2, तो जिस भी शब्द में आगे कोई संख्या आती है उसमें हमेशा त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, चतुर्भुज है ना, षटकोण, तो षट मतलब 6, तो जिसमें भी आगे संख्या है उसमें हमेशा आप द्विगु समास लिखेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुब्रीहि समास वो होता है, जैसे आपने लिखा दशानन, पढ़ने में ये कुछ और लगता है लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। कैसे? दशानन मतलब क्या होता है? 10 मुंह का समूह। 10 मुंह किसके थे? रावण के। तो यानी कि दशानन क्या कहना चाह रहा है आपको? रावण के बारे में बता रहा है। तो यानी कि जो शब्द बहुत सारे शब्दों को एक में मिलाए लेकिन मतलब उसका बिल्कुल अलग हो। जैसे मैं कहूँ पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला है, अंबर जिनका, जो पीले वस्त्र पहनते हैं, यानी कि कृष्ण जी, तो इसका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। ओके, नेक्स्ट अव्ययी भाव समास उसमें होता है जिसमें पहला शब्द आपका शब्द कुछ और होता है लेकिन आप उसको ऐड करके कुछ और बना देते हैं, इसमें कि आप कहें कि उपसर्ग लगा होता है। जैसे मैं कहूँ कसूर, ये अपने आप में एक शब्द था, इसमें बे लगा दिया, बेकसूर शब्द हो गया। बेकसूर मतलब इसका कोई कसूर ना हो, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। मैंने कहा डर, डर के आगे नी लगा दिया, निडर, जिसको डर ना हो, तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। तो पहला शब्द अव्यय होता है और अगर आप पहले उसको हटा दें तो भी अपने आप में वर्ड बन जाता है वो। ओके,
नेक्स्ट इज द्वंद्व। द्वंद्व समास सबसे आसान है, जिसमें बीच में और लग जाए, जैसे राजा रानी, दोनों शब्द बिल्कुल अलग होते हैं, किसी का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। दिन रात, ओके। बाप बेटा, बाप और बेटा, जैसे आप इसमें भी देखिए दुआ दुआ और बीच में न लगा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए आप, आसान रहेगा। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे मैंने लिखा भाई बहन, तो भाई डैश लगा देते हैं, बहन, भाई और बहन, तो इसमें होता है द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही वर्ड्स अलग अलग है बिल्कुल एक दूसरे से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। द्विगु में आगे संख्या होती है, अव्ययी भाव में आगे कोई उपसर्ग लगा होता है तब शब्द बनता है। बहुब्रीहि में शब्द कुछ और होता है, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होता है अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। द्वंद्व में बीच में और लगा के उसको तोड़ा जा सकता है शब्द को, ओके। रचनात्मक जैसे मैंने कहा इस बार नहीं आ रहा है आपका, तो इसको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। जिन बच्चों के यहाँ ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, वो इसको प्रिपेयर कर लें। अनुच्छेद लिखने के लिए आ सकता है आपको, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है प्रिंसिपल को, किसी भी टॉपिक पे फीस माफ़ कर दीजिए, फ्री पुस्तक दे दीजिए, विद्यालय छोड़ना है, छुट्टी दे दीजिए, जो भी कारण है, सेक्शन चेंज करना है, ये सब। और यात्रा वृत्तांत आप देख लीजिए कोई भी। अब हम व्याकरण पर आते हैं, ये मेन है आपका। संज्ञा किसे कहते हैं, ये आप सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन है बहुत। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, किसी के भी जो नाम होता है वो संज्ञा है। जिस भी चीज़ को आप जिस भी नाम से संबोधित करते हैं वो संज्ञा हो जाती है। भेद बताने हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जाति मतलब जो किसी की जाति का बोध कराती है, उदाहरण भी देने हैं आपको, जैसे पेड़, बहुत सारे हैं, कौन सा पेड़ ये नहीं बताया, बस पेड़ बता दिया आपको, नाम दे दिया। और व्यक्तिवाचक अगर मैं कहूँ आम का पेड़, तो उसमें आपको पता लग गया स्पेसिफिक पेड़ कौन सा है, तो आम का पेड़ व्यक्तिवाचक में जाएगा, पेड़ जातिवाचक में जाएगा। लड़का जाएगा जातिवाचक में, लेकिन लड़के का अगर मैं नाम बता दूँ श्याम, तो श्याम जाएगा व्यक्तिवाचक में, ठीक है। तो इस तरीके, चिड़िया, ये जाति है, पूरी चिड़ियाओं की जाति क्या बता दें, मैंने कहा मोर, तो वो होगा व्यक्तिवाचक, ओके। और भाववाचक होता है जो भावों को बताए, आपके दुखी, सुख, है ना, गुस्सा, ये सारे जो आपके भाव एक्सप्रेशंस जो होते हैं, फीलिंग्स जो है आपकी, ये भाववाचक, ये आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, ओके। तो 3 प्रकार की संज्ञा है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसे देखा ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके उसे हम कहते हैं अगोचर, ओके, अगोचर, आपने आरती वगैरह में भी सुना होगा। नेक्स्ट इज ईश्वर को मानने वाला। ईश्वर को मानने वाले को हम कहते हैं आस्तिक, जिसकी आस्था हो, जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हमेशा सत्य बोलते थे, ओके। नेक्स्ट इज ईश्वर को ना मानने वाला, इसको कहा जाता है नास्तिक। दोपहर से पहले का समय, ये होता है आपका पूर्वाहन, पूर्वाहन, ओके। अपराहन दोपहर के बाद का समय, पूर्व मतलब पहले और वाहन मतलब दिन, दिन में 12 बजे से पहले पूर्वाहन समय, और 12 बजे के बाद जो होता है रात के 12 बजे तक अपराहन बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हीं 5 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। वाक्य तो आप कुछ भी बना सकते हैं, अर्थ में बता देती हूँ। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, जैसे कहा जाए कि राम अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, मतलब एकमात्र वही सहारा है उनका। ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब कि बहुत कम, ऊँट इतना बड़ा है, जीरा उसके मुंह में डाल दो तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है, बहुत कम मिले, उसको ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं। मुंह में पानी आना मतलब जी ललचाना, जब बहुत अच्छा खाना बनता है तो आपका जी ललचाता है, तो इसके बारे में आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि घर में रसगुल्ले बनते हुए देखकर राधा के मुँह में पानी आ गया। सेंटेंस आसान है। लाल पीला होना, गुस्सा होना, कान पर जूं न रेंगना, अनसुना करना, किसी की बात पर ध्यान न देना, आग बबूला होना, अगेन गुस्सा करना, ठीक। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। बकरी के पास 4 पैर होते हैं, पास की ज़रूरत नहीं है, बकरी के 4 पैर होते हैं, काफ़ी है, इसको हटा के आप सेंटेंस शुद्ध कर सकते हैं। हम चाय पी लिए हैं, लिए नहीं आएगा, हम चाय पी चुके हैं, ओके। मैंने आज किताब लाना भूल गया, तो मैं आज किताब लाना भूल गया। आपका रिश्तेदार किधर गए हैं, तो आपके रिश्तेदार किधर गए हैं, या फिर आपके रिश्तेदार कहाँ गए हैं, ये सही होगा। समास की परिभाषा लिखते हुए द्वंद्व समास के 8 उदाहरण दीजिए। समास आपको पता है, समास का मतलब अगर मैं कहूँ लिटरल मीनिंग का होता है इसका संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट में लिखना किसी चीज़ को, बहुत बड़ी बात ना कह के 2-4 शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला के जो एक छोटा शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, वो हमारा समास होता है, ठीक। तो इसमें जैसे आपको जैसे रसोई घर, रसोई यानी खाना बनाने के लिए जो कमरा होता है, इतनी बड़ी बात ना कह के हमने सीधा रसोई घर कह दिया, तो वो एक आपका समास हो गया। और द्वंद्व समास के 8 उदाहरण द्वंद्व में आपको बता चुकी हूँ। राजा रानी, भाई बहन, दिन रात, अड़ोसी पड़ोसी, ओके।
खाना पीना, ये सारे जो शब्द हैं आपके जो एक दूसरे से लिंक्ड है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके द्वंद्व समास होते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इक प्रत्यय से बनने वाले 8 शब्द लिखिए। जैसे मुख प्लस इक मौखिक हो गया, प्रकृति प्लस इक प्राकृतिक होगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक प्रत्यय में प्राकृतिक नहीं लिखेंगे आप, इसको प्राकृतिक लिखेंगे। दिन प्लस इक दैनिक होगा, दैनिक। नेक्स्ट इज समाज प्लस इक सामाजिक, सामाजिक। ओके। नेक्स्ट इज व्यापार प्लस इक व्यापारिक। अगला है इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक नहीं लिखेंगे, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। नेक्स्ट इज विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक नहीं लिखेंगे, वैज्ञानिक। देख लीजिए किस तरीके से आगे वाले शब्द को भी चेंज कर देता है इक प्रत्यय जो। भूगोल प्लस इक, भौगोलिक, भौगोलिक। ओके। व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक, ये एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे छोटी की मात्रा और क लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट पठित गद्यांश, ये आपकी बुक का ही है। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया, 1.5-2 घंटे बीत गया। आपकी बुक का है तो बुक के मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं बता रही हूँ, आप सिर्फ देख लीजिए कौन से क्वेश्चन आए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आंसर आप खुद कर सकते हैं। ये आपको एक पैराग्राफ दिया, फिर नीचे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि शीर्षक और लेखक का नाम क्या है, लोग ड्राइवर को क्यों पीट रहे थे एंड ऑल। उसके बाद आपको एक पद्यांश ज़रूर आएगा, एक पोएम ज़रूर आएगी और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी है जो एक माहेश्वर से दूसरे माहेश्वर को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि का नाम बताइए, कविता का नाम बताइए और कुछ क्वेश्चंस हैं। डाकिए कौन है, क्यों डाकिए कहा गया है एंड ऑल। और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पिछली बार पेपर में आए हैं, आप देख लीजिए सभी को ही। क्वेश्चंस इस बार भी आएंगे आपके, बस मैं बहुत बार बता चुकी, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि पहले आपको आंसर्स लिखने होते थे, इस बार आपको करेक्ट आंसर्स चूज़ करने हैं। अगर ऑप्शनल पेपर हो रहा है आपके यहाँ पर, और कई केवी में तो रिटर्न पेपर भी हो रहा है कि टीचर्स कैमरा ऑन रखते हैं और बच्चे लिखते हैं, तो वहाँ के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। कई जगह ओरल एग्जामिनेशन भी हो रहा है, टीचर सामने रहती है, बच्चे सामने रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। तो जैसे भी आपके यहाँ पर पेपर हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करेंगे एंड ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा बस पेपर से कि पेपर किस तरीके से आता है। सो दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आई एम श्योर थोड़ा सा आपको पता लगा होगा कैसे पेपर आएगा, कौन से ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।